चलो ठीक है, देखते हैं युवराज ने क्या लिखा है। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली। अब ये देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया था। फिर आगे ये थोड़ा आपको खुद से लिखना था, इन नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। मतलब भाई जब ये नीतियाँ बदले तो इनका क्या प्रभाव रहा, क्या अंग्रेजों के लिए क्या पॉजिटिव रहा, भारतीयों के लिए क्या पॉजिटिव रहा, ठीक है। फिर नेगेटिव क्या रहा, अंग्रेजों के लिए क्या नेगेटिव रहा, या भारतीयों के लिए क्या नेगेटिव रहा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना था। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। 1857 की, अभी मान चलो 15 नंबर का क्वेश्चन है। 1857 की बगावत को भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, परंतु अरे ये तो गलती से बोल मत देना युवराज की असफल रहा, उठा के फेंक देंगे तुम्हें। ये बोल सकते हो कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा, परंतु जो इसके उद्देश्य थे या इसके प्रभाव जो छोड़ने थे उसमें ये सफल रहा। ये मत बोलो कि विद्रोह सफल रहा। परंतु इसमें ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट हो गया कि भारतीय समाज, सेना और शासकीय ढांचे में गहरे असंतोष की स्थिति, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी नीति में कई बुनियादी परिवर्तन किए। ठीक है, ये सही है, पर थोड़ा ये लाइन बदलो बस और ठीक है। शासन व्यवस्था में परिवर्तन, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत 1858 और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एकदम सही बात है। गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय की नियुक्ति हुई। ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ। एकदम देखो, अब इन्होंने टॉपिक वाइज किया। शासन में परिवर्तन, सैन्य नीति में परिवर्तन, भारतीय सैनिकों की संख्या कम, यूरोपीय की संख्या बढ़ाई। एकदम बढ़िया है। डिवाइड एंड रूल नीति के तहत हिंदू, मुसलमान, सिख, मराठा इत्यादि में संतुलन बनाकर सैनिकों का ढांचा तैयार किया। भारी हथियार, तोपखाने केवल अंग्रेजी सैनिकों के हाथों में रखे गए। सही है। सामाजिक धार्मिक नीति में परिवर्तन, अंग्रेजों ने धार्मिक मामलों में तटस्थता अपनाने का आश्वासन दिया। यार ये मत लिखा करो ना, यूपीएससी में माइनस जाएंगे सीधा सीधा 5 नंबर। विद्रोह से पूर्व की तरह विधवा पुनर्विवाह कानून जैसे सामाजिक सुधारों को लेकर उतना सक्रिय हस्तक्षेप नहीं किया गया। ठीक है। भूमि प्रशासनिक नीति में परिवर्तन, जमींदारों और जोड़ों की वफादारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी जायदाद और विशेषाधिकार सुरक्षित रखे गए। स्थायी बंदोबस्त और लगान वसूली की नीतियों को अधिक व्यवहारिक और उदार बनाने का प्रयास किया गया। एकदम सही बात है। साम्राज्यवादी नीति में परिवर्तन, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स पॉलिसी समाप्त कर दी गई। रियासतों, स्थानीय सरकारों, अंग्रेजों को सहयोगी बनाने की नीति अपनाई गई। एकदम सही बात है। सकारात्मक पक्ष, भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में व्यय कम हुआ। ठीक है। प्रांतों रियासतों की स्वायत्तता आंशिक रूप से सुरक्षित हुई। सही है। प्रशासनिक ढांचे में कुछ स्थिरता आई। नकारात्मक पक्ष, सैन्य पुनर्गठन से भारतीय सैनिक के साथ भेदभाव गहरा हुआ। सामाजिक सुधारों की गति भी धीमी पड़ गई। सही है। डिवाइड एंड रूल नीति में भारतीय समाज में सांप्रदायिकता, जातीयता, प्रांतीयता को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों का असली उद्देश्य अपने साम्राज्य मजबूत करना था, न कि भारतीय समाज का कल्याण करना था। दूसरा इसमें ये भी लिख सकते हो, अंग्रेजों के लिए तो फायदा ही हुआ ना कि वो लॉन्ग टाइम तक और शासन कर पाए। ठीक है। परंतु हाँ, उनकी राज्य हड़प नीति, उससे वो भी नुकसान हुआ। तो सही है। मतलब आपने इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा आपने भारतीय कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। थोड़ा अंग्रेजों को तो फायदा हुआ है ना। ठीक है। परंतु 1857 की बगावत ने अंग्रेजों को यह सिखाया कि भारत पर शासन केवल सैन्य शक्ति से संभव नहीं है। इसके लिए राजनीतिक समझौते, रियासतों का सहयोग और समाज की धार्मिक सांस्कृतिक भावना को ध्यान रखना भी आवश्यक है। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी नीति में व्यवहारिक परिवर्तन किए, परंतु उनका मूल स्वरूप साम्राज्यवादी था। एकदम बहुत अच्छा निष्कर्ष है ये। तो थोड़ा बहुत एक पक्ष कायम है कि अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ, उस तरीके से और बना देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो 15 नंबर में से फिर भी आपको 6 नंबर आराम से मिलेंगे क्वेश्चन में। अब देखते हैं अनु ने क्या लिखा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली और इन नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की वह निर्णायक घटना थी जिसने अंग्रेजी शासन को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। विधों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि ब्रिटिश शासन को टिके रहना तो उसे भारतीयों की भावनाओं, परंपराओं, राजनीतिक आकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं करना होगा। एकदम सही बात है। इंट्रोडक्शन एकदम सही है। अंग्रेजों द्वारा बदली गई नीतियाँ, शासन व्यवस्था में परिवर्तन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। 1858 को भारत शासन अधिनियम पारित हुआ जिसके अंतर्गत भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारतीय सचिव तथा वाइसराय की नियुक्ति की गई। एकदम सही बात है। राजनीतिक नीतियाँ, राज्य हड़प नीति डलहौजी को समाप्त कर दी गई। देशी रियासतों के प्रति अधिक उदारता दिखाई गई और उनकी संप्रभुता को मान्यता दी गई। एकदम सही बात है। सेना संबंधी नीतियाँ, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर 2:1 अंग्रेजों सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। तोपखाने पर उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए सुनिश्चित कर दिया गया। सुबेदार भारतीय के उच्च पद होते थे। ठीक है, अच्छा है। भर्ती में सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा किया गया ताकि भारतीयों का एकता ना बने। एकदम सही बात है। धार्मिक सामाजिक नीति,
भारतीयों की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया। 1858 की हस्तक्षेप की नीति एकदम सही बात है। धर्म और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करना ब्रिटिश शासन की आधिकारिक नीति बन गई थी, सही है। प्रशासनिक और आर्थिक नीति है, जमींदारों और बड़े तालुकदारों को संरक्षण दिया गया ताकि वे अंग्रेजों के वफादार बने रहे। भारतीय मध्यम वर्ग और अभिजात वर्ग को शासन से जोड़ने के लिए उन्हें सीमित अवसर दिए गए। मूल्यांकन, इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना था, न कि भारतीय जनता की भलाई। एकदम सही बात है। अंग्रेजों ने भारतीयों को आपसी जाति धर्म प्रांत के आधार पर बांटने की नीति अपनाई, वोट डालो राज करो की नीति, एकदम सही बात है। भारतीयों को राजनीतिक भागीदारी सीमित रखा गया जिसमें असंतोष बढ़ गया, ठीक है। 1857 क्रांति में भारतीय मन में स्वतंत्रता की लो प्रज्वलित कर दी, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का आधार भी बना। इसमें थोड़ा बहुत तुम्हारे जैसे आपने अंग्रेजों के बारे में पॉजिटिव लिखा, परंतु यही है कि भारतीयों के बारे में तुमने इसमें पॉजिटिव नहीं लिखा। जैसे युरा ने 1-2 पॉइंट लिखे तो उन चीज़ों की कमी है। तो लास्ट में जो लिखा मैंने वही भारतीयों को लेके पॉजिटिव ही लिखा कि भले ये नीति से जो ये जो लिखा था ना कि 1857 क्रांति से भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की लौ प्रज्वलित कर दी, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बने। हाँ वो ठीक है, मतलब 1-2 पॉइंट ठीक है, कोई नहीं। 1857 के विद्रोह ने भले ही तत्काल स्वतंत्रता ने न दिलाई, परंतु इसने भारतीय जनता के मन में यह विश्वास जगा दिया कि अंग्रेजी शासन को चुनौती दी जा रही है। यही विश्वास आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बनी, सही है, निष्कर्ष सही है। तो आपको भी वही 15 में से 6 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और कहाँ है और किसी का आंसर? सना तुम्हारा आंसर कहाँ गया? ये किसका आंसर है? कविता तुम्हारा है क्या? चलो देखते हैं, आज कविता का पहला आंसर है। राइटिंग तो बहुत अच्छी है आपकी कविता, तो आपको ये चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ब्रिटिश शासन में घुमंत काश्तकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी तथा बिरसा मुंडा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में ये कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। अंग्रेजों को घुमंत काश्तकारों की जीवन शैली पसंद नहीं थी, वे उन्हें अव्यवस्थित व जंगली मानते थे। वहीं झूम कृषक होने के कारण अंग्रेजों के लिए उन्हें नियंत्रित करने तथा प्रशासन करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं घुमंत कृषकों को भी निम्न समस्याओं को जूझना पड़ा था, ठीक है। इंट्रोडक्शन ठीक है। समस्या क्या थी? स्वतंत्रता का हनन। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ हेतु घुमंत कृषकों को झूम कृषि की जगह स्थायी एक जगह रहकर कृषि करने के लिए मजबूर कर दिया, इससे इसकी स्वतंत्रता भंग हो गई, इनकी स्वतंत्रता भंग होगी, सही बात है। लगान चुकाने की समस्या, झूम कृषि की जगह ब्रिटिश मॉडल के अनुसार कृषि करने से इन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। भूमिहीनता और विस्थापन, अंग्रेजों की तय शर्तों के अनुसार खेती से कमाई न होने के कारण बहुत से आदिवासी को अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया, वहाँ उन्हें काम की तलाश में दूसरे इलाकों में विस्थापन करना पड़ा, सही है। वनाधिकारियों को हनन, घुमंत कृषकों को आजीविका मुख्य स्रोत वन संसाधन से वन कानूनी का आदिवासियों को पारंपरिक अधिकार भी छीन लिए गए। स्थानीय निवासियों के रूप में बदलाव, अंग्रेजी घुमंत कृषकों की झूम खेती छोड़ने और एक ही जगह रहकर खेती करने के लिए मजबूर करते थे, जिससे उन्हें अपनी पारंपरिक जीवन शैली छोड़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ठीक है। बिरसा कल्पना का स्वर्ण युग, 1895 बिरसा ने अपने अन्याय से अपने जीव गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने अतीत के एक स्वर्ण युग सतयुग की बात की, जहाँ वे अपनी जमीन पर खेती करते थे, तटबंध बनाते थे, प्राकृतिक झरनों का दोहन करते थे और ईमानदारी से जीवन जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। बिरसा आंदोलन द्वारा महाजनों, हिंदू स्वामियों, मिशनरियों और सरकार को निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। आकर्षक क्यों लगी? स्वतंत्रता और आत्मसम्मान, आदिवासियों को लगातार स्वतंत्रता झेलने के बाद सतयुग की कल्पना से स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का आत्मसम्मान की रक्षा किरण जगी, सही बात है। सामाजिक समानता, ईमानदारी, भाईचारे, इस युग में मुंडा लोग समान रूप से ईमानदारी और शांति को एक साथ रहते थे और अपने भाइयों और रिश्तेदार को हत्या नहीं करते थे, सही बात है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, लगातार शोषण कर जब भारी लगाने चलाते आर्थिक रूप से गरीब होने चले गए थे, फिर से आत्मनिर्भर होने की आशा नजर आने लगी, सही बात है। जन जागृति, मुंडा लोगों को शराब न पीने, साफ सफाई रखने, डायन जादू टोना विश्वास न करने के लिए जागरूक किया गया। निष्कर्ष, अन्याय की शोषण, अत्याचार, जबर मजदूरी के दौर में उम्मीद की किरण लोगों में जन आंदोलन का साहस उत्साह भर देती है। बिरसा मुंडा को सतयुग की भी आदिवासियों के गौरवमयी इतिहास, उनके अधिकार, स्वतंत्रता, समानता पाने के लिए संघर्ष करने का आदर्श प्रेरणा दी। बहुत अच्छा लिखा आपने भी, तो आराम से आपको भी 7.5 नंबर, 7.5, हाँ 7 नंबर मान के चलो, ठीक है, कोई कमी नहीं है ऐसे, ठीक है, आपने अच्छा लिखा है। तो आप लिखते रहिए, आप अच्छा लिख लोगे। आज का नहीं लिखा तुमने कविता? यही लिखा बस 3 घंटों से।
कोई बातें पर अच्छा लिखा है, मेहनत करो, देखो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। और एटलीस्ट सोचो कि आपने आज पहला आंसर लिखा है, वो अच्छा लिखा है, आप अच्छा करोगे और अच्छा करोगे। सना तुम्हारा कहाँ पे है? सना कहाँ भाग गई? क्या था साहब, वो गलत हो गया था। मैं अलार्म लगाई थी दिन में, लेट हो गई थी ये करी थी। लापरवाही करना छोड़े, नहीं तो फिर ऐसे ही बस सोते रह जाओगे फिर। चलो ठीक है, अगला चैप्टर। ना ही तो तुम सीसीएट का काम कर रही हो, नहीं तुम्हारा आंसर लिखा जा रहा है। अब देख लो तुम्हारी क्या तैयारी चल रही है। फिर बोलते हो सर रिजल्ट नहीं आता हमारा। बिना मेहनत कुछ ही नहीं मिलता, बिना त्याग के सपने साकार नहीं होते हैं जी, याद रख लेना। आलस नहीं छोड़ोगे तो यही होगा, फिर लापरवाही करते रहोगे तो यही होगा। चलो अगला चैप्टर चलेगा 6 नंबर, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि भाई उस टाइम जो, अब यहाँ से भी पिछले क्वेश्चन पूछा है 2020 में, अगर देखो तो पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो भाई बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, उनके कैसे हालात थे, उनकी क्या कंडीशन थी, ठीक है? 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज, देखो अरे देख रहे हो अलग अलग कंपनियों के हैं। भारत के पश्चिमी तट गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। अब जैसे नॉर्मल जो जिनके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है उनको थोड़ा अच्छे, भाई क्यों गिरा, ये थोड़ा कविता तुम्हें सोचना चाहिए, जाके नेट पे सर्च करो भाई उसका ऐसा क्या हो गया था कि जो बाद में गिरने लग गया था। पर जीएस वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिनका ऑप्शनल है उनको पता होना चाहिए ये बात कि आखिर में क्यों गिरने लगा था उसका महत्व। एक देखो 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो ऐसा सकता है कि और जो है पोर्ट खुल गए होंगे, ठीक है? तभी तो होता ना कि भाई रिप्लेसमेंट आ जाता कोई चीज़, ठीक है? यह हो सकता है इनकी यहाँ अंग्रेज साम्राज्य सत्ता में आ गए होंगे, तो स्वाभाविक की बात है, उसके कारण भी हो सकता है कि वो और किसी को व्यापार करने नहीं दिए होंगे यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से सोचना है। जैसे 2-3 पॉइंट तो मैंने निकाल दिए अभी, आपको नेट पे सर्च करो, पर पता होना चाहिए हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को खास तौर से। चलो आगे देखते हैं। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हैं हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी उद्योग की दशा क्या थी, ठीक है? आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से दोनों उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े की मशीन उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन की दुनिया को सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक के जब ब्रिटेन का लोहा इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट रोल रहता है इन चीज़ों का, ठीक है? लोहा इस्पात और कपड़ा उद्योग, मतलब ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इन तीनों की चीज़ों की इर्द हुई थी, और इन्हीं से वो जो है दुनिया कारखाना बना। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत में ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदला गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। अब देख रहे हो कैसे चेंज हो। पहले तो यहाँ से वो बाजार खरीद के लेके जा रहे थे, जब यहाँ पे उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया, अब वो यहाँ से माल मतलब माल का प्रोडक्शन करके यहाँ पे इंडिया में बेच रहे हैं। अब देखो कितना तरीके से इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारतीय बाजार में आने लगा। इससे भारतीय शिल्प और उद्योगों को किस तरह की असर पड़ी, प्रस्तुत अध्याय में चर्चा करेंगे, ठीक है? भारतीय कपड़े विश्वास, रुको 1 मिनट। अब ये क्वेश्चन है ना 2020 में आया है पीटी में, भाई क्यों ये उद्योगों का पतन हुआ, ये वाला, ठीक है? भारतीय शिल्प उद्योग क्यों पतन हुआ। अब देखो भारतीय कपड़े विश्व बाजार
आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालें। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। मतलब समझ रहे हो, सबसे भारत आगे था। मतलब जैसे औद्योगिक क्रांति वहाँ शुरू होती है तो भारत एकदम पिछड़ जाता है। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, पेंगांग तथा पश्चिमी व मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारी कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फूलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों की हुनर की यादें अंग्रेजों को और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। इससे शब्दों जोड़ों को ढूंढना, उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। जैसे यहाँ पे पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में है। ये पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यहाँ स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। सोचो आजकल तो ये चीज़ें अपन, अरे ये देखना आज जो है लो क्लास तो यूज भी नहीं करता इन चीज़ों का। अपन जो हाई क्लास लोग होते हैं वो इन जो ट्रेडिशन है उनका यूज़ करते हैं, पर महंगी हो गई ये चीज़ें क्योंकि कम मात्रा में है, डिमांड कम है, तो सभी बात कम प्रोडक्शन होता है। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया भारी सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारी के पास देखा था। अब जैसे पीछे में क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी तो नहीं पूछेगी इस टाइप के क्वेश्चन। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे। जल्दी ही ये शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्दों को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह की सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द जो पश्चिमी बाजार में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। ये वाला कितने का माल आया, कितने का क्या, ऑर्डर बुक वही होती है। बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों, ये थान चलता है कपड़ों में, अभी भी चलता है ये तो, का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्ने को पलटते तो आपको पता चलता है कि उससे में सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया है। सही करो, कितना डाइवर्सिफाइड था। यूरोपीय व्यापार उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। तो ये कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा बहुत पता रखो। अभी देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑर्डर बुक है, बही का एक पन्ना है 1730 में। गौर से देखिए कि बही में किस तरह एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने, उन्हें वापस भेजने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे उन्हें नीलामी के जरिए बेचा जाता था। सोचो कितना प्रॉफिट कमाते होंगे। अब ये देखो जामदानी बुनाई, यूपीएससी के भी बारे में क्वेश्चन पूछा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्राय स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता है था, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान से उत्तर प्रदेश, सबसे लखनऊ जामदानी बुनाई के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा एरिया जो भारत में फेमस है, जैसे आज भी यूपी में लखनऊ का एरिया। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों को ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंट या कोसा या खासा और बड़ाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों का सिंट शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छीट शब्द, ये अभी भी चलता है, छीट के कपड़े। महिलाएं तो इसको अच्छे खास तौर से जानती है, पर हमारी तरफ चलते हैं राजस्थान में, जैसे जो गहरा, ये क्या बोलते हैं, घाघरा, ये सब पहनते हैं, तो उसमें ऐसा होता है। हमारे यहाँ छीट रंगीन फूल पत्तियों वाले या छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड की रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम। बढ़ाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द, ये देखो, से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्मों के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था। अभी देखो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छींट 19वीं सदी के मध्य में है। ईरान और यूरोप की निर्यात होने वाली छींट के बड़े उदाहरण है। सोचो, और सबसे बड़ी देखना, ये याद रखना, मछलीपट्टनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मछलीपट्टनम में पोर्ट भी था। अभी देखो बढ़ाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखें, ये वाला। आप जानते हैं कि ये क्यों है? दरअसल इस ओढ़ने में 2 बांध कर रंगे गए हैं, टाई एंड डाई। रेशमी कपड़ों के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है।
और बढ़ाना सिल्क कपड़े अधिकांश राजस्थान गुजरात में बनाए जाते थे। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। वहीं बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र हुआ है जिनके नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा है, जैसे कासिम बाजार मतलब कासिम शायद बंगाल में, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों से में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। स्पेनिंग जेनी क्या होता है? एक ऐसी मशीन जिसके एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलीफें घूमने लगती थी। बस इतना थोड़ा याद रखना, पूछ सकता है पूछने में, जैसे अपने अरगट्ठा पूछा। यूरोपीय बाजार में इस टाइप का ना इंपॉर्टेंट होता है, ये पीछे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इमेज देके जिसके बारे में नीचे लिखा रहता है उसके बारे में पीछे हमेशा क्वेश्चन पूछता है वहाँ से। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्यात भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून भी पारित कर दिया था। सोचो, जैसे होता ना कि बहुत किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए सरकार को लग रहा है कि तो बहुत ज़्यादा इंडिया को ज़्यादा फायदा हो रहा है। संयोग इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरी इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छिपाई उद्योग को ही सरकारी शासन में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। अब धीरे धीरे वहाँ का डेवलप कर, जैसे अभी मोदी बोल रहा है ना कि भाई स्वदेशी को प्रमोट करो ताकि अमेरिका पे अपन थोड़ा कम रिलाई रहे, तो वो भी लोग उसी टाइम ऐसा ही कर रहे थे। भारतीय कपड़ों के साथ ही शोध की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकनीकों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड ऑकराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़ाई की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। अब ये इंडिया यहाँ पे पीछे रह गया। अब इन्होंने देखो नोटिस किया कि इनको लगा कि भाई ज़रूरत है तो भाई उत्पादन कैसे बढ़ेगा, तो उन्होंने आविष्कार की और भारतीय समाज जो है यहीं पीछे रह गया। इसके बाद दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही थी। ये अपन ने पढ़ा भी था। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों जमींदार से राजस्व इकट्ठा करके उसे पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। सोचो डबल बेनिफिट कमाने लग गई थी। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ थे, अभी थोड़ा पता होना चाहिए। सफ़ेद चूँकि धारीदार सीटर सीलिंग कौन से है। अभी देखो यहाँ यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं। अब इसमें देखो दिख नहीं रहा अच्छे से। जिनके पास एनसीईआरटी है ना, फोटो खींच के डाल देना ग्रुप में, जितने भी मैप आए हैं उनके। इम्पोर्टेंट है ये, पीछे क्वेश्चन पूछता है। बुनाई केंद्र 1500 से 1750। अगर आप इस नक्शे देखें तो पाएंगे 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखिए कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी शुरू हुई थी। पूरी बंगाल अब बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यह शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। याद रखना, यही कारण है कि आज जो बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत आगे है। ये सबसे बड़ा कारण है। यदि आप दक्षिण भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरमंडल तट के साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्र के एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है। ये भी याद रखना। अभी जो भारत में जो चल रहा है ना, ये वाला चल रहा है चेन्नई में जो है, मद्रास उधर, और इधर गुजरात हो गया। बंगाल वाला खत्म हो चुका है क्योंकि वो बांग्लादेश में जा चुका है। भारत को ना विभाजन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, नहीं तो आज आर्थिक रूप से अपन सबसे मजबूत देश होते। अगर पाकिस्तान ये सब अलग नहीं होता ना, पाकिस्तान बांग्लादेश, तो आज इंडिया सबसे ग्लोबल पावर होती। वो कितना फ़र्क पड़ता है लड़ाइयों का। इसलिए बोलते हैं कि परिवार में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। लड़ाइयाँ करोगे तो खुद का ही नुकसान करोगे आप। अब फिर भी लोग एक दूसरे को बांटने में लगे हैं, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर। पर हमेशा याद रखना ना, बंटने से जैसे बोलते हैं ना, यूनाइट होने में बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो अलग होके रहने में नहीं है।
बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के ताँती, उत्तर भारतीय जुलाई या मोमिन, दक्षिण भारत के मसाले व केकलोकार देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। याद करो जुलाई कौन था? कबीर। सूती कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे के चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीय रोजी रोटी चलती थी। एक चीज़ नोटिस करो, इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है। अभी मॉडर्न टाइम में अपने क्या कर दिया, महिलाओं को ओनली किचन तक सीमित कर दिया है। परंतु यहाँ देखो, यहाँ महिलाएं चाहे वो एक हिस्सा ही क्यों ना कर रही हो, अपना काम का एक हिस्सा कर रही है। तो आप बोल सकते हो कि आर्थिक निर्भरता नहीं थी उन महिलाओं की उस टाइम में, स्वतंत्र थी, आत्मनिर्भर थी महिलाएं। बंगाल के ताँती बुनकर बेलेजियन चित्रकार सोलिवेंस द्वारा बनाया गया 1790 का दशक है। ऐसे काम करते थे। अब यही दिक्कत है, इंडिया में मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ। इस चित्र में ताँती बनकर गड्ढे वाले करगे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं गड्ढे वाला करगा क्या होता है? औरांग देखो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये इस टाइप का जो वर्ड दिया रहता है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डायग्राम बना के दिया रहता है, औरांग यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। 2020 का क्वेश्चन, 20 या 22 का क्वेश्चन है औरांग, जिसमें यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। गोदाम के प्रभारी, डायरेक्ट देखिए जाके पेपर में, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन है ये। सोचो, ये है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट। फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, ये चीज़ याद रखना। पहला क्या था, भारतीय कपड़े का यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। कंपटीशन बढ़ गया। दूसरा, भारत से इंग्लैंड के कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। अमेरिका में क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये जो है इंग्लैंड भी अमेरिका में व्यापार करने लग गया, तो भारतीय को तो दिक्कत होगी। इंग्लैंड में बनी सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजार से बाहर कर दिया था। अब देख रहे हो, धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। अब यही है, भारतीयों की यही कमी रही। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों के पैसे की देना भी बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा गया। हम भूखे मर जाएंगे। 1823 में भारतीय कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बनकर अपने अपने परिवार का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग ख़त्म कर दिए गए हैं, मतलब वो गोदाम, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवार के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं, कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड पर हम कृपा नहीं करता है और हमें कपड़े का ऑर्डर नहीं देता, तो हम भूखे मर जाएंगे। कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण, देखो यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है, नामक बंगाली अखबार। किसका है ये, किसी को पता है? दर्पण किसका पत्रकार था, अखबार था ये? अनु, पता है तुम्हें? पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में एक एक चीज़ जो दी है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? कोई नहीं। के नाम से भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा को इस तरह बयान किया गया था। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं ये पत्र लिख रही हूँ। लड़की है, मतलब औरत है। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तब मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी 3 बेटियाँ थी। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखे मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का रास्ता दिखाया और मैं तकलीफ चरखे पर सूत काटने लगे। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे मृत्यु भोज के कारण इसको कितना दिक्कत हुई। और क्या दिक्कत है कि जैसे देखो कम एज में शादियाँ हो जाती थी और इनके पति थे वो बहुत ज़्यादा एज के होते थे, तो ये विधवाएँ हो जाती थी। अब संकट है बहुत ज़्यादा। बुनकर हमारे घर आते थे और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते थे। बुनकरों से मुझे जितनी पैसगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चित रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इसी पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह भी कर दिया।
आप समझ रहे हैं इसका मतलब, दहेज प्रथा कितना नुकसान करती है। इसी तरह मेरी तीनों बेटे अपने अपने घर चली गई, सबका शादी कर दिया इसने। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं दाने ताने को तरस रहे। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते हैं। अगर मैं बाजार सूत बेचती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते हैं। समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुत से पूछा, लोग कहते हैं कि बाहर से बिलायती सूत आयात किया जा रहा है, बुनकर वहीं सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत को बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते, ये गलकर तार तार हो जाता। देख रहे हो, मतलब पहले जो भारतीय बनाया वो टिकाऊपन था। अब एक चीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो इंडस्ट्री में जो माल बन रहा है अगर वो टिकाऊ होने लगा तो फिर खरीदेगा कौन। इसीलिए देखना, मोबाइल हो, टीवी हो, गाड़ी हो, कोई भी हो, आज उनकी एक लाइफ सेल्फ लाइफ होती है, बस उससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। पर पहले जो ज़माने में जो चीज़ें बनती थी, जो भारतीय चीज़ें थी, वो लॉन्ग टाइम तक चलती थी, क्योंकि उनका उद्देश्य वो होता था। जैसे गरीब भी अगर कोई व्यक्ति कपड़ा पहन ले तो भाई वो फटेगा नहीं, चलता रहेगा, धोइए पहनिए। पर आज के कपड़े कलर उड़ जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपन आज इंडस्ट्री में बना हुआ अपन पहन रहे हैं। उसका उद्देश्य ही यही है कि ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमाना। अब सोचो मुनाफा कब कमाएंगे, जब वो चीज़ें ख़राब हो जाए कम से कम टाइम में। तो इसी का ही शोषण हो रहा है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन असली दुर्दिन मतलब और ख़राब दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बनी सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी, भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। अब ये देखो 66% जो है लोग ब्रिटेन में बना हुआ पहन रहे हैं। और सोचो पहले अपन दुनिया को पहनाते थे, अब इंग्लैंड से अपन उनका पहन रहे हैं। ये जीन्स वीन्स आना कल्चर ये सब वहीं से तो हुआ है, नहीं तो भारतीय समाज में ये कल्चर था ही नहीं। और जीन्स रियलिटी में देखा जाए तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग या इंडियन जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं फिट जीन्स, क्योंकि यूरोप में सर्दी ज़्यादा पड़ती है इसलिए वहाँ पे टाइट कपड़े पहनते हैं। पर भारतीय अगर आप जलवायु के अकॉर्डिंग देखोगे तो नहीं है जीन्स अपने लिए, पर वही है अंग्रेजों की देन है। इससे न केवल बुनकरों को बल्कि सूत काटने वालों को भी हालत ख़राब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपने आजीविका चला रही थी, बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कपड़ों कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। मतलब समझ में, तो हाथों से बनेगी। जैसे आज भी जरी का जो काम होता है वो हाथों से ही होता है भाई, वो नहीं बना सकते तो मशीनों से। भला जटिल और मानव भावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते हैं। इन कपड़ों को न केवल रईसों के बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और ये भी आज भी है। और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। अब वो मैं वही बता रहा हूँ, जीन्स वीन्स का कल्चर। आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर, दक्षिण भारत में स्थित मदुरा जी के जरूर सुना हो। मदुरा मतलब मदुरई। सोलापुर ये महाराष्ट्र में है, अरे फेमस है आज ही। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आया। सोलापुर है ना सर, जूता उता के लिए फेमस है महाराष्ट्र में। ये चीज़ देखना एक बार, शायद मुझे जहाँ तक याद है जूता उता के लिए, मतलब चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। बाद में राष्ट्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कटे सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारतीय पहचान बन गई और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह भी दी गई। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकर सूत काटने वाले को क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे खेती और मजदूर बन गए, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चला गए। बहुत से देश बाहर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने भी चले गए। इनमें कुछ हथकरघा बुनकरों के बम्बई, अब मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले गए कपड़े कारखानों में नौकरी भी मिल गई। अब देख रहे हो बाद में कारखाने खुलने लग गए। अब धीरे धीरे लोग गुलाम बनते जाएंगे। यही तो होता है। सोचो यहीं से एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं सन 1900 के लगभग राज दीनदयाल द्वारा दिया गया चित्र है ये। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। ये देखो, जो महिलाएं पहले भी पारंपरिक रूप से वही काम करी, उसी में उनको रखा गया। दूसरी चीज़ नोटिस करो, यहाँ देखो ये भारतीय पत्रकार भी आने लगे, मतलब चित्रकार भी आने लगे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। सूती कपड़ा मिलों को दे। बाद में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। ये बहुत पीछे इसका फेवरेट क्वेश्चन है। ये कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। देखो ये भी यूपीएससी ने पूछा, कपास कहाँ पैदा होता है। कपास याद रखना, महाराष्ट्र प्लस गुजरात। यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली, अब देखो ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी में काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती थी। याद रखना, कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी।
जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। रॉ मटेरियल जब मिलेगा तो समझ बात है। प्रगलन क्या होता है? गलाना। गलन, देखो ये गलन पकड़ा करो। चट्टान या मिट्टी की बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिसमें कोई नई चीज़ बनाई जा सके। जैसे ये देखो तलवार बनाई गई थी 18वीं सदी के अंत में टीपू की तलवार। टीपू सुल्तान की तलवार को मूठ पर क्या था? मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। मूठ मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ये देखिए कुरान की आयतें लिखी हुई है इसमें, जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर की सिर मूठ के निचले सिरे की तरफ है, ये वाला। सन 1900 तक आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यापारियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। अब देखना ये समुदाय आज भी इसीलिए आगे, पारसी कौन? टाटा, ये सब गुजराती अडानी, ये लोग ऐसे ही नहीं है भाई, इनके खानदान गरीब मतलब पैसे वाले रहे हैं, ऐसे अरबपति करोड़पति नहीं हो आज। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला, ये चीज़ याद रखना। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खोला गया। तो इसलिए कानपुर देखो क्यों बने कैपिटल आज, ये कारण है इनके पीछे। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिया कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। इसके कारण अब क्या होगा? अर्बनाइजेशन होगा। तो ये भी एक, जब इंडियन सोसाइटी आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है। तो भाई अर्बनाइजेशन बढ़ने के क्या क्या कारण, तो ये भी कारण लिखना, जब जाके एक अच्छा आंसर बनेगा। हिस्ट्री भी तो एक बहुत बड़ा कारण होती है। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों बहुत सारी समस्या जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों में मुकाबला करना पड़ता था, कंपटीशन था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकों को बढ़ावा देती। अब देख रही है टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, जैसे अमेरिका ने अभी बढ़ा दिया है। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय नवजात उद्योग वो होते हैं जो अभी अभी पनपे हैं, अभी अभी जिन्होंने जन्म लिया। तो इंग्लैंड की अभी अभी जन्म लेने वाले थे, इनके संरक्षण की जरूरत थी, तो इसीलिए उन्होंने टैरिफ बढ़ा दी। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। अभी देख रहे दोहरापन, वहाँ जब यही इन्हीं अंग्रेजों की सरकार है वहाँ तो उनको संरक्षण दे रहे, पर भारतीय उद्योगों को नहीं दे रहे, सपोर्ट भी नहीं कर रहे। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, पहली बड़ी लहर प्रथम युद्ध समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों कपड़े के उत्पादन बढ़ाने मांग की जाने लगी। और एक और चीज़ नोटिस यहाँ कर रहा हूँ कि मतलब बोलते ना भाई क्यों ये तिलक हो गया, ये सब जाके सेल्फ शासन क्यों मांग रहे थे, स्वशासन क्यों मांग रहे थे। चाहे अंग्रेजी साम्राज्य कितना भी अच्छा हो, पर याद रखना खुद पे शासन करना व्यक्ति का, जैसे एक मान के चलो आप घर पे आपको कंट्रोल करके रखता है, इतने बजे उठो, ये है वो है, ये पढ़ाई करो, तो याद रखना चाहे वो आपके लिए चाहे कितना ही अच्छा ना हो, परंतु वो आपके खिलाफ है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो कंट्रोल मैंने में आपसे काम करवा रहा है, चाहे वो हो अच्छा हो आपके लिए, परंतु वो आपकी स्वतंत्रता के लिए मुश्किल है, अच्छी बात नहीं है। टीपू सुल्तान की तलवार और वुटुज स्टील। भारतीय इस्पात और लोहे धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के मैसूर किस्से से शुरू करते हैं। यह वही टीपू सुल्तान जिन्हें 1799 पर मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? सोचो इंग्लैंड के वहाँ म्यूजियम में रखी हुई है। दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि यह दुश्मन के लोहे कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। देख रहे हो पावर। इस तलवार में एक गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुटुज नामक स्टील से पैदा हुई थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुटुज स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है। याद रखना ये चीज़, पीछे टाइप क्वेश्चन पूछती है कि मैसूर की सैकड़ों प्रज्वलन भट्टियों में वुटुज स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे की काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान की जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगलक इस्पात के सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुटुज असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल और मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। तो
थोड़ा याद रखना, इनके बारे में पता होना चाहिए। भारतीय वुडवुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली विद्युत चुंबक का आविष्कार करने वाले माइकल फेराडे ने भारतीय वुडवुड स्टील की विशेषता को 4 साल तक अध्ययन किया था। सोचो, आप कोई भारतीय लोग साइंटिस्ट नहीं थे, पर सोचो इतनी खतरनाक चीज़ें बना लेते थे। इसलिए बोला जाता है अनुभव जो ज्ञान होता है, जैसे मान के चलो परंपरा में जैसे जो भाई उनके बाप बना रहे थे, उनके बेटे सीखे, तो वो भी एक कला को सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आप साइंस पढ़ोगे तभी सीखोगे। सोचो ये बिना साइंस पढ़े हुए भी कितना अच्छा बना रहे थे। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुडवुड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या बता सकते ऐसा क्यों हुआ? भारत में अंग्रेजों की जीत के साथ यहाँ की तलवार हथियार उद्योग समाप्त हो गए, क्योंकि अब बंदूकों का यूज होने लगा, गोला बारूद का यूज होने लगा, इस कारण से। और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे इस्पात स्थान इंग्लैंड से आए लोहे इस्पात ने ले लिया। तो स्वाभाविक सी बात है, इसलिए भी हुआ। दोखनी हवा फेंकने का तंत्र, अरे आपने फूकनी बोलते, फूकनी जानते हो? राजस्थान वाले जानते होंगे। कविता तुम तो जानते हो कि फूकनी? हम तो गूंगली कहते हैं। अच्छा गूंगली, हमारी तरफ फूकनी बोलते हैं। यूपी में, बिहार में क्या बोलते हैं अनु? सर बिहार में ये किस चीज का हवा फेंकना, जैसे वो साइकिल वगैरह में डाल। अरे नहीं वो नहीं रे, चूल्हा होता है ना, चूल्हा जिसमें लकड़ी मान लो धुआं हो जाता, फिर फूकनी ऐसे टाइप से गोल टाइप से होती है, फिर हाँ सर, फूकनी भी बिहार में भी वही बोलते हैं। अरे यूपी में क्या बोलते हैं सना? फूकनी बोलते हैं। फूकनी। ठीक, पालामऊ बिहार का लोहा कारीगर देखो कैसे काम कर रहे हैं। चलो इधर आ जाओ। गांव की उजड़ी भट्टियाँ। वुडवुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु बाद में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में एक ऐसे प्रगलक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहे के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं दोगुनी चलाती थी। पर देखो यहाँ महिलाएं है सहयोग के रूप में, पर उनको प्रमुख काम नहीं है, परंतु सहायक के रूप में जरूर है। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हनूर खत्म होने लगा। ज़्यादातर गाँव में भट्टियाँ ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? अब अंग्रेज से वहाँ से सब कुछ बन के आ रहा है। मध्य भारत के गाँव जहाँ लोहे प्रगलन को अगरिया समुदाय, याद रखना, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिरी में बार पड़िया काल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह हो चुके थे। पूरी तरह मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गाँव छोड़ दिया, रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। इनमें बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियाँ नहीं चलाई। वे लोहे पे काम करते थे, लोहे की भट्टी पे वो है। एक व्यापक उद्योग। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जमाने में लोहा प्रगलन भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही ऐसा कोई जिला था जहां धातु मल न दिखाई देता हो। यहाँ के आदिम लोहा प्रगलकों को ऐसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, जिन पर कोई यूरोपीय लोहा विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। लोग मेहनती थे। इसकी वजह एक तो यह है कि नए वन कानून थे, जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, तो लोहा बनाने वाले को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती, और लोहे एक्स भी वहाँ कहाँ से ले आ सकते थे। वन कानून नजरअंदाज करते हुए अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रह सकते। ये कारण था। सोचो कि वन कानून बन गए, तो वन कानून बन गए तो फॉरेस्ट से लकड़ी काटना मुश्किल हो गया। अब जब लकड़ी नहीं मिलेगी तो भट्टी कैसे जलेगी? अब भट्टी नहीं जलेगी तो लोहा कैसे गलेगा? अब जब गलेगा नहीं तो व्यापार कैसे चलेगा? लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने पैसा छोड़ दिया और आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगलकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़े, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। देख रहे हो हर जगह भ्रष्टाचार। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन, औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे। ये एक बहुत बड़ा कारण था। तो दूसरा कारण है इसकी वजह से स्थानीय प्रगलकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। धातु मल, धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा। मल मतलब जो अवांछित चीज़ होती है, ये चीज़ याद रखना, इसलिए सबके आगे ये लगाया जाता है, कचरा होता है।
भारत में लोहा इस्पात कारखानों को देख। साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदी टाटा, देख रहे हो, टाटा ऐसे नहीं बड़ा हो, टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लोहे अयस्क के भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लोहे इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लोहे अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोहे इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लोहा अयस्क भंडारों को पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटों तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लोहे अयस्क ले जा रहे थे। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वह अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी बने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लोहे अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यहाँ सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगले समुदाय के लोगों ने लोहे अयस्क के एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। ये अभी भी है, सोचो फिर रूस रशिया ने वहाँ पे बनाया। अभी देखो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कौन सा संयंत्र कहाँ पे लगा है। पीसीएस में सॉरी ईपीएफओ एग्जाम करवाती है, सीडीएस एनडी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सुरवन रेखा नदी के किनारे बना टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री 1940, ये चीज़ याद रखना। कुछ साल जो याद रखना कहाँ बहती है सुरवन रेखा नदी, यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है पीटी में। कुछ साल बाद सुरवन रेखा नदी तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री को एक और औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाएगी। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया। जमशेदपुर टाटा इसका आज भी यही नाम है, याद रखना, झारखंड में। इसी स्थान पर लोहे के भंडार निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन स्टील कंप्लीट टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा था। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत के आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। बाद में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े विशेषज्ञ मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव हो, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा था ना। क्यों मानेंगे वो। युद्ध के आखिरी में विस्तार, युद्ध की जरूरतों पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा, क्योंकि 1912 में बनी थी और 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस क्षेत्र में विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर 1919, देखो कितना सही टाइम पे बंदे ने इन्वेस्ट किया। 1912 में फैक्ट्री बनाई, सोचो 1914 से युद्ध शुरू हो गया और एकदम उस पर डिमांड बढ़ गई तो इसलिए तो करोड़पति बन गया, आज भी बने हुए। इसलिए बोलते ना कि समय काफ़ी किस्मत अच्छी है। देखो इन्होंने एकदम सोचो अगर 1919 में शुरू करते क्या कुछ होता नो, मतलब होता पर इतने बड़े लेवल पे नहीं होता ना। पर सोचो 1912 में किस्मत एकदम सही टाइम पे किए और उसी टाइम युद्ध हो गया, डिमांड बढ़ी, मार्केट में अपना प्रभाव बना ली। इसलिए जैसे 2020 से पहले जिनके यूट्यूब चैनल थे वो कितने अच्छे ग्रो किए हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है, लॉकडाउन में सब लोग फ्री रहे, देखे। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहली विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकता पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खींच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ी के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। देख रहे हो, एक से एक काम मिलता गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को अपने से सरकारी खरीद लेती थी। जो बोल रही थी कि पहले की आपका क्वालिटी नहीं है, अब खुद खरीद रही है। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे इस्पात के मामले में औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी शासन की मांग बुलंद होती गई। भारत अपना नियंत्रण बनाने रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को अपने शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी, क्योंकि अब उनके लिए मजबूरी हो गया था। अब ये देखो, ये डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मेंस में। मैं फिर बता दूं कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। उसमें ये पूछा था कि शायद ब्रिटेन के औद्योगिकरण से जापान का औद्योगिकरण कैसे अलग है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मतलब है अपन मेंस में जाके देखना आप 2013 के लेके 2014-15 में है एक क्वेश्चन।
जब ऐसे था सर कि जापान के औद्योगिकरण से ब्रिटेन का औद्योगिकरण कैसे प्रभावित हुआ, क्योंकि पहले ब्रिटेन में हुआ था, उसके बाद जापान में हुआ, लेकिन क्वालिटी वाइज जापान ने अच्छा करना शुरू कर दिया। हाँ मतलब जो भी है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। पहला ये कारण था अलग अंतर। 1860 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब ये याद रखना, ये सारे पॉइंट उस आंसर में आएंगे। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया। ये भी याद रखना, ये अंतर था ब्रिटेन और इसमें। इन्होंने तकनीक आयात किया था, उन्होंने खुद बनाया था और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से डाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। ये भी अंतर है। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उधार शर्तों पर कर्ज दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। ये अंतर है। तो यहाँ पे पहले सरकार ने किया, फिर उसके बाद में लोगों को बेचा। भारत में औपनिवेशिक प्रवृत्ति ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन इसका अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। अब देखो ये फर्क पड़ता है। अब मुझे याद था कि डायरेक्ट मेन से, तो इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ पीटी प्लस मेन से क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए, तब जाके आप एनसीईआरटी का फायदा उठा सकते हो, तो भूल जाओ फिर। चलो ठीक है, फिर से याद करते हैं। यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी, बताइए। मलमल के कपड़ों की मांग थी और सूती, रेशमी। जामदानी क्या है बताइए। ये तो यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा है, मैंने बताया भी था। अरे याद करो, जो चित्र दिया था उसके नीचे लिखा था जामदानी कपड़ा बुनने की तकनीक है। बढ़ाना ये भी वही है जिसमें फूल वूलों से रचना की जाती है। अगरिया कौन थे, जो लोहो को लोहो की भट्टियों पे काम करते थे जो। तो ये जनजाति हुए ना। अरे ऐसा कहाँ दिया था कि जनजाति है वो, ऐसा कहीं लिखा हुआ था कि मध्य भारत में अगरिया ऐसे लिखा हुआ था एक जगह ऊपर। अरे जनजाति नहीं है भाई, ये वही है जो ईंट के उसके भट्टों पे, लोहे के भट्टे पे काम करते थे। देखो कहाँ लिखा जनजाति, जनजाति कहीं समुदाय तो लिखा हुआ है सर। कम्युनिटी का मतलब क्या जनजाति होता है क्या, कौन बोल दिया तुम्हें? कम समुदाय का मतलब होता है नहीं। चलो इधर आइए। तो कविता बताइए, अंग्रेजी का सेंटेंस शब्द हिंदी के शब्द किस शब्द से निकला है? पता नहीं। चलो अनु बताइए, टीपू की तलवार किस स्टील से बनी हुई थी? टीपू की तलवार याद नहीं आ रहा सर। सना बताइए, भारत का कपड़ा निर्यात सदी में किस सदी में गिरने वाला था? कहाँ सो रहे हो तुम लोग? टीपू की तलवार तो वुड्स वाला लोहा इस्पात था। तो फिर और ये देखो, वुटूज स्टील है, वुटूज। ठीक, एक का तो ये आंसर हुआ। और क्या पूछा उसने, तो ये आ गया वुटूज। और ये देखो, जब कपड़ा निर्यात कब सदी में गिरने लगा, जब वहाँ पे औद्योगिक क्रांति 16वीं सदी में हुई थी, 17वीं सदी तक बाद में गिरने लग गया था। और सिटीज शब्द हिंदी के लिए किस शब्द से निकला है? सिटीज ये कपड़ों का उसके लिए होगा, छीट वीट के लिए। आओ देखो इधर देखते हैं। कपड़ों की माप थी, छीट और क्या था, थान, ये सब जो था। देखो बताना, डिजाइन ये रही। और जामदानी देखो ये रही, बुनाई तकनीक मैं बता रहा था।
अब वो देखो ये रहा, व्यापारी सिटीज कोसा या खस्सा को बढ़ाना कहते थे। देखो ये रहा, ठीक है। और वो मान के चलो कि 17वीं शताब्दी के बाद में या 18वीं शताब्दी में गिरने लग जाता है व्यापार। चलो ठीक है, मेंस का क्वेश्चन देखता हूँ जो कल मंडे तक आपको लिख के लाने हैं। चलो इसमें देखते हैं, विदेशी कपड़ों के नाम, उनके इतिहास के बारे में क्या पता चलाता है, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का। इंग्लैंड के ऊन और रेशमी उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया? एक क्वेश्चन तो ये बनता है, मैंने बताया भी था 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे, क्या कारण थे। पीटेल कपास उद्योग के विकास से भारतीय कपड़े उत्पादकों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा? 19वीं सदी में भारतीय लोहे प्रगलन उद्योग पतन क्यों हुआ? भारतीय उद्योग अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं का समझना पड़ा? पहले महायुद्ध के दौरान अपने स्टील उत्पादन बढ़ाने में टेस्को को किस बात से मदद मिली? अब इसमें अपने क्वेश्चन बनाना है, 2-2 क्वेश्चनों को कोलैब करके 2 क्वेश्चन बनाते हैं ना। चलो ठीक है, देखो सर इसमें 9 और 11 को मिला के क्वेश्चन। 19वीं सदी में भारतीय लोह प्रगलन उद्योग क्यों पतन हुआ और पहले महायुद्ध के दौरान अपने स्टील उत्पादन टेस्को किस बात से मदद मिली? हाँ हो जाएगा। और दूसरा देखो यहाँ पे क्यों किया, जब विरोध करने लगे तो उसके बाद में वो अपना कपास को उद्योग प्रभावित करते हैं और उससे शुरुआती की समस्या जूझना पड़ा। तो उद्योग अपने 16 सालों की समस्या जूझना पड़ा ही नहीं, यहाँ नहीं। इसमें क्वेश्चन बनाओ आप, मतलब जो अच्छा लगे, जिनकी समस्या जूझना पड़ा, बात तो अपने 16 सालों की समस्या जूझना पड़ा। ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, एक 2 लाइन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्वेश्चन लिखो कि भारतीय वस्त्र उद्योग के पतन के कारणों को उल्लेख करते हुए इसके प्रभावों का आकलन कीजिए। ठीक है, इसमें ये तीनों क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन भारत में औद्योगिकरण इंग्लैंड एवं जापान से किस तरह भिन्न था? हाँ, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। आप टेबल बना के आंसर दोगे इसमें, ठीक है। एक तो ये होगा, इसके आगे एक और जोड़ना पड़ेगा कुछ चीज़, किस तरह से भिन्न था वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण के प्रोत्साहन में सरकारों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट से भी क्वेश्चन जुड़ गया है, दोनों चीज़। तो ये देखो, पहले तो आप इस पहले क्वेश्चन में आप तीनों अलग अलग तरीके दिखाओगे। पहले पर ब्रिटेन किस तरीके से हुआ, जापान किस तरीके से, भारत में किस तरह से भिन्न था।
फिर बताओगे कि भाई अगर वर्तमान समय को औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करती है सरकारें तो उनकी भूमिका कैसी रहती है। आज के दौर देखो, उस टाइम ज़माने में तो ये जो अंग्रेज थे भारतीय सपोर्ट भी नहीं करते, पर आज की जो सरकारें सपोर्ट करती है, कैसे सपोर्ट करती है, वो सारी चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन लिखने हैं आपको। तो फिर मंडे को मिलते हैं अपन। काम कर लेना, सीसीएट ने जो काम दिया है ये काम कर लेना। ऐसे लापरवाही करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और मैं फिर कितनी बार बोलता, जैसे अभी क्लास हुई है तभी थोड़ा खा पी के आराम से ये काम सबसे पहले निपटा लिया करो, फिर अपना जो भी है वो पढ़िए। ज़्यादा तो कितना टाइम लगता है इन चीज़ों में, 1-2 घंटा मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके बाद अपना जो करते हो वो करिए। ऑप्शनल पढ़िए सैटरडे संडे में, फिर बता रहा हूँ ऑप्शनल पढ़ने का नियम बनाओ। ऐसे इन सब चीज़ों पे काम करना सीखो। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर मंडे को।